नमस्कार। A1 टीवी के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। राजस्थान के अग्रणी स्वास्थ्य संस्थान महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय के सहयोग से हम हर हफ्ते आपको किसी न किसी ऐसे एक्सपर्ट विशेषज्ञ डॉक्टर से रूबरू कराते हैं जो या तो जन जन से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागृति देते हैं, आपको पैदा करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, या फिर पूरी दुनिया में कौन सी नई तकनीकें याद हो रही है, कौन से नए प्रयोग हो रहे हैं, कौन सी नई बीमारियां निकल करके सामने आई हैं और किस तरह उनसे बचें और किस तरह स्टेज पर उसका इलाज कराएं। और हमने आपको बहुत सारी साइबर नाइफ जैसी कई चीजें ऐसी बताई हैं जो कि आम नहीं है, लोगों ने नाम भी नहीं सुना, मेडिकल साइंस के लोगों ने भी नाम नहीं सुना, वो सब हम आपको बता दे रहे हैं। आज हमारे सामने एकदम श्रेष्ठतम जो तकनीक है रोगों के निदान की और उपचार की भी, न्यूक्लियर मेडिसिन, उसके जानकार, उसके विशेषज्ञ डॉक्टर राम सिंह मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राम सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूक्लियर मेडिसिन इन महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जब दुनिया में E=mc² एक फार्मूला याद किया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने और एटॉमिक एनर्जी की शुरुआत हुई, मानव सभ्यता के विकास के इतिहास में यह एक माइलस्टोन था, मील का पत्थर था। और जब दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए तो ऐसा लगा कि पूरी मानव सभ्यता समाप्ति के दौर की तरफ जा रही है, खतरे के मुहाने पर है। और आइंस्टीन ने यह क्या कर दिया, विनाश की तरफ धकेल दिया पूरी दुनिया को। लेकिन कौन जानता था कि मानव के दिमाग ने, मानव के इन्वेंशन ने, सोच ने, शोध ने, मेहनत ने इसी न्यूक्लियर एनर्जी को शांति की तरफ मोड़ दिया। एटॉमिक पावर, एटॉमिक एनर्जी के बिजली घर, ये तो आम बात है। लेकिन अब जो एटम बम या एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी का इन्वेंशन मानव के लिए काल का ग्रास बन गया था, वही मानव को जिंदगी देने वाला भी बन गया है। वही एटॉमिक एनर्जी अब मनुष्य के जीवन को बचाने में काम आ रही है। ये एक बहुत बड़ी बात मनुष्य की सोच ने, मनुष्य की शांति प्रियता ने, मनुष्य की सामाजिकता ने और मनुष्य के भीतर कल्याण की एक इच्छा ने उसे मोड़ करके उस दिशा में लाकर खड़ा कर दिया है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियर मेडिसिन, आप रासायनिक दवाएं लेते हैं, आप इंजेक्शन लेते हैं, आप सब लेते हैं, लेकिन जो लेसर रेज से और दूसरी चीजों से जो भी इलाज होता था और निदान होता था, पता लगता था बीमारी का, आप जो भी कराते थे, तो वो अब उस स्टेज पर आ गई है कि एक्यूरेसी का लेवल न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट तय करता है। कैंसर कितना बड़ा है, कहां है, कहां तक पहुंच गया, कहां रोका जा सकता है, इसका इलाज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कितनी इंटेंसिटी से इसका इलाज होगा, ये सब बातें आज डॉक्टर मीणा हमको बताएंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये बताएं हमारे दर्शकों को, न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है? न्यूक्लियर मेडिसिन एक विशेष ब्रांच है जो कि हमारे भारत में कुछ ही जगह पे एमडी इसमें होता है, डीएनबी होती है, और साल में लगभग 10 से 15 पास आउट होते हैं एमडी या डीएनबी के। तो उसी के साथ वेरी रेयर ब्रांच है जिसमें कि पहले रेडियोलॉजी में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई हुआ करती थी, जिससे कि शरीर में एनाटॉमिकल लोकेशन, हम संरचनात्मक तरीके से बीमारी को देख सकते थे। अभी हम उसको फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूलर लेवल पे टारगेट करके, हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स होते हैं जिनका बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इंजेक्शन करके उसको ट्यूमर सेल्स के अंदर जाके अकुमुलेट होता है, रिसेप्टर लेवल पे टारगेट करके उनका मॉलिक्यूलर इमेजिंग किया जाता है, जिसमें भी कि मेनली पेट सीटी स्कैन, जिसमें पूरा शरीर का होल बॉडी पेट सीटी किया जाता है, जबकि सीटी स्कैन और एमआरआई में किसी पार्ट का ऑर्डर करते हैं डॉक्टर, इसमें पूरा बॉडी का चेकअप किया जाता है। और दूसरा गामा कैमरा होता है जिसमें भी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में अलग अलग रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट करके किसी के किडनी का जांच करना है, किसी का लंग का जांच करना है, हार्ट की जांच करती है, थायराइड की जांच करनी है,
तो इस तरीके से लगभग बॉडी के हर पार्ट की, हेड टू टोज, हर ऑर्गन की इमेजिंग हमारे डिपार्टमेंट के अंदर में आती है। कैसे डिफरेंट है सीटी स्कैन से और दूसरी जो होती थी जी? एमआरआई से, सीटी स्कैन से, एक्सरे से, उनसे उसका लेवल आगे कैसे है? सीटी स्कैन और एमआरआई में रेडिएशंस या मैग्नेटिक वेव्स बॉडी के थ्रू ट्रांसमिट होके और दूसरी साइड में डिटेक्टर डिटेक्ट करके इमेज करते हैं। हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन के प्रोसीजर्स में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मरीज को अलग अलग रेडियो ट्रेसर देके ऑर्गन स्पेसिफिक रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट करके उसको देखा जाता है। वो उसी ऑर्गन में जैसे कि डीटीपीएस पीछे नहीं देखा जाता, हाँ, आगे देखे हो। यस, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर ऑर्गन में जाता है, सेल्स में, गांठ में जाता है, और वो गामा रेज, पॉजिट्रॉन रेज इमिट करते हैं और वो मशीन पे डिटेक्ट होता है। जबकि सीटी स्कैन में एक साइड से एक्सरे बॉडी से पास होकर दूसरी साइड इमेज बनती हैं, जबकि इसमें हम पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और वो रेडिएशन इमिट करके और मशीन डिटेक्ट करती है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके और इमेज बनती है। उस इमेज से पता लगता है कि बीमारी की इंटेंसिटी क्या है। हाँ, उसके अंदर जैसे पर्टिकुलरली गांठ, प्राइमरी साइट ऑफ ट्यूमर कहाँ पे है, उसकी वजह से कहाँ बॉडी में स्प्रेड हो गया है, तो उससे हम बीमारी का स्टेज तय करते हैं कि वो अर्ली स्टेज में है या लेट स्टेज में है। उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड करने में इजी होता है कि लोकलाइज्ड अर्ली कैंसर है, उसको सर्जरी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर बीमारी ऑलरेडी अलग अलग बॉडी पार्ट में, ब्रेन्स में, लंग्स में और बोन्स में फैल गया है, तो फिर उसका सर्जरी करना संभव नहीं है, उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करके ट्रीटमेंट किया जाता है। सो ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले कैंसर का स्टेज पता करना बहुत जरूरी होता है, और वो स्टेज करने के लिए आज के मतलब नए युग में पेट स्कैन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो गया है। तो ये न्यूक्लियर, जब एनर्जी से न्यूक्लियर टेक्निक से करते हैं, तो मैंने सुना है कि अल्फा रेज, बीटा रेज अलग होती हैं और गामा रेज अलग होती हैं। जी, तो अल्फा बीटा रेज क्या रोल प्ले करती हैं, गामा रेज क्या रोल प्ले करती हैं? इनमें क्या, ये सब एटॉमिक है, न्यूक्लियर है सारी? सर जी, ये सब मतलब एलिमेंट लेवल से रेडियो आइसोटोप होते हैं, जो कि अलग अलग रेडियो आइसोटोप अलग अलग टाइप की रेडिएशन इमिट करती है। जैसे कि हम न्यूक्लियर नॉर्मल गामा कैमरा के स्कैन्स में 99M टेक्नीशियम, आयोडीन 131, ल्यूटीशियम 177, ये कुछ रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको हम फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट से टैग करके और स्कैन करते हैं। तो वो ये सब गामा रेज इमिट करते हैं, और कुछ थेरेपेटिक एजेंट लाइक आयोडीन 131, ल्यूटीशियम को हम थेरेपी के रूप में यूज करते हैं। सो वो गामा भी और बीटा भी इमिट करते हैं। एक्टिनियम एक ऐसा अल्फा इमिटर है जिसको भी थेरेपी के लिए यूज करते हैं। देन पॉजिट्रॉन, जो कि पेट स्कैन में डिटेक्ट पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होती है। तो पॉजिट्रॉन, F18, गैलियम 68 दो बहुत ही कॉमन यूज एजेंट हैं, रेडियो आइसोटोप हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट से टैग करके पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, वहां से इमिट होती है, तो उससे ट्यूमर में जाके अकुमुलेट होता है, और हम उसके स्कैन को रीड करके ये बताते हैं कि ये बीमारी यहां से शुरू हुई है और यहां तक फैली हुई है। ये होता है कि एटॉमिक एनर्जी का जब भी नाम आता है, न्यूक्लियर एनर्जी का नाम आता है, किसी जगह उपयोग हो, एक विकिरण का खतरा सबसे बड़ा डर होता है जी, कि उनसे जो विकिरण फैलता है, परमाणु बम में विकिरण ही फैला था, कई पीढ़ियां वहां पर बांझ हो गई, नपुंसक हो गई, कई पीढ़ियां वहां पर विकलांग हो गई। तो ये विकिरण जो होता है एटॉमिक एनर्जी में, क्या एटॉमिक एनर्जी के इस्तेमाल से, न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल से जो डिटेक्शन आप करते हो न्यूक्लियर मेडिसिन में, उसके उपयोग से कोई मरीज के शरीर पर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता विकिरण का? ये डर है बहुत लोगों में। ये बहुत ही मतलब लोगों में सोचने का वो है, विषय है, और बिल्कुल सही तथ्य है। लेकिन हम जितने भी डायग्नोस्टिक स्कैन के लिए सूक्ष्म बहुत ही कम मात्रा में, मतलब रेडियो एक्टिविटी को हम बैक्यूरल में और मिली क्यूरी में वो करते हैं, क्यूरी में डिटेक्ट कर नापते हैं, तो हम बहुत ही मिली क्यूरी लेवल पे, मेगा बैक्यूरल लेवल पे इंजेक्ट करते हैं। 10 मिली क्यूरी से कम इंजेक्ट कर, 10 मिली क्यूरी उसके आसपास बॉडी वेट के हिसाब से हम इंजेक्ट करते हैं, और उसका जितना मतलब उसकी हाफ लाइफ अलग अलग, रेडियो ट्रेसर की हाफ लाइफ अलग अलग होती है, किसी की 6 घंटे, किसी की 110 मिनट, तो वो बॉडी से वाया बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकली भी इमिट हो जाती है और इसकी फिजिकल लाइफ से। सो जितने भी डायग्नोस्टिक स्कैन होते हैं उसमें कोई
विशेष तरीके का विकिरण से खतरा होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी हम सावधानी तरीके से मतलब यूज करते हैं। पेशेंट का बार बार स्कैन किसी फिक्स इंटरवल टाइम पे करना चाहिए और उसके बेनिफिट वर्सेस एडवर्स इफेक्ट को देखते हुए किया जाता है इनका उपयोग, कि पेशेंट को जितना मतलब विकिरण से नुकसान होने का चांस है उससे कहीं 10 गुना 20 गुना ज्यादा बेनिफिट होता है जी। तो इसलिए आजकल इन टेस्टों का बहुत जरूरत है। दूसरी साइड में थेरेपी में हम थोड़ा ज्यादा मात्रा में उपयोग में लेते हैं, क्योंकि पेशेंट को बीमारी का इलाज करना है। जैसे कि रेडियोथेरेपी में एकदम टारगेटेड करते हैं, 1 या 2 साइट पे 5 साइट पे कर सकते हैं, लेकिन जब शरीर में पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, बोन में अगर कैंसर स्प्रेड हो गया है, प्रोस्टेट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में मरीज को बोन पेन हो रखा है, तो वो दूसरे दवाइयों से, ओपियोड से, एनाल्जेसिक से अगर रिलीव नहीं होता है, देन हम बोन पेन पैलिएशन थेरेपी करते हैं, ल्यूटीशियम पीएसए में थेरेपी करते हैं, ल्यूटीशियम पीआरआरटी डोटाटॉक टेट थेरेपी करते हैं, तो उनसे मतलब मरीज की बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। वैसे ही आयोडीन 131 जो कि थायराइड कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं हम, थायराइड का सर्जरी, जैसे भी कोई गांठ है उसके बाद में पूरा थायराइड निकालने के बाद में सर्जन हमारे पास रेफर कर देते हैं कि आप आफ्टर केयर आप करते हो? आफ्टर केयर भी, आफ्टर इलाज भी? जी, इलाज भी करते हो? यस, हम उनका इलाज करते हैं। आयोडीन से पहले डिटेक्ट करते हैं कि वो थायराइड के अलावा और कहां सर्जरी, मतलब केवल नेक में स्प्रेड है या कहीं और पार्ट में हो गया, तो उसके बाद में उसका इलाज रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 से किया जाता है और उसी से है आगे का मतलब पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये तो कैंसर की बात हुई जी। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों के लिए ये न्यूक्लियर मेडिसिन ब्रांच काम करती है, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, या और भी शरीर के दूसरे अंग हैं। तो किन किन अंगों के, किन किन बीमारियों के इलाज में न्यूक्लियर मेडिसिन का जांच में भी, डिटेक्ट करने में भी, डायग्नोसिस में भी और उपचार में भी कौन कौन से शरीर के अंग हैं? जी, हम स्टार्ट करें हेड से, तो ब्रेन इमेजिंग के लिए बहुत ही, न्यूरोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। कई बच्चों को या एडल्ट पेशेंट्स को दौरे आते हैं, तो दौरे की साइट पता करने के लिए किस पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन से वो ओरिजिनेट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर रीजन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेक करने के लिए, परफ्यूजन चेक करने के लिए सेरेब्रल ब्रेन परफ्यूजन करते हैं और एफडीजी ब्रेन का पेट सीटी करते हैं। उसी के साथ साथ में किसी मरीज का याददाश्त कमजोर हो रहा है, पार्किंसन डिजीज आपने सुना होगा, डिमेंशिया सुना होगा, तो उनके लिए सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को होती है। हाँ, सेरेब्रल पाल्सी में हमारा ज्यादा रोल नहीं है सर। डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज, उनमें लोकलाइज करने के लिए कि किस, दीज ऑल डिटेक्टेड बाय मॉलिक्यूलर लेवल, बिल्कुल बारीकी रिसेप्टर लेवल, कहां बिल्कुल जाकर के पिन पॉइंटेड कि कहां डैमेज है, हाँ कहां डैमेज है, उसके हिसाब से उसी जगह इलाज करें ताकि वो वापस ठीक हो जाए। हाँ जी, या अपन हम लोग को कंट्रोल कर लिया जी जाए। जी। तो बातचीत में डॉक्टर साहब बता देते हैं कि ब्रेन में आपको एपिलेप्सी होती है या आपको मिर्गी के दौरे आते हैं या कुछ और पार्किंसन होता है, तो वो एक्यूरेट मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर पता किया जाता है कौन सी सेल गड़बड़ कर रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है। डॉक्टर साहब, ये जब दौरा पड़ा होता है तभी हाँ, उसी वक्त पता करना होता है? दौरे के वक्त भी पता करते हैं और दौरे के इंटरवल, इंटरइक्टल टाइम बोलते हैं उसको। अच्छा, तो दोनों समय पे मतलब ये कर सकते हैं। दौरे के टाइम पे उसकी हाइपर एक्टिविटी को पता करते हैं और जब दौरा कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो उसकी हाइपोमेटाबॉलिक एक्टिविटी को नॉर्मल कैसा है और जब दौरा हो रहा है तब कैसा है। यस, तो डिफरेंशिएशन करके दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग से डॉक्टर साहब नीचे उतरते हैं थोड़ा सा। यस, हार्ट, दो ही चीजें सबसे ज्यादा है कि एक हार्ट की बीमारी और एक ब्रेन ट्यूमर, दिमाग की बीमारी। तो हार्ट की बीमारी में आए दिन ये 90% ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है, निकल जाता है। उसकी एक्यूरेसी के लेवल पर या उसकी जांच में या उसके इलाज में कोई योगदान है न्यूक्लियर मेडिसिन का? जी जरूर। इसमें हम जैसे सीटी एंजियोग्राफी या कोरोनरी एंजियोग्राफी में उनमें बता दिया जाता है कि इसमें 80% ब्लॉक है, 60% ब्लॉक है, 100% ब्लॉक है। लेकिन हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन में एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कितना ब्लड परफ्यूजन, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग नाम से एक जांच होती है, उसमें उस परफ्यूजन, उसका खून का सप्लाई ब्लड हार्ट की दीवार में
ब्लड सप्लाई, उसके साथ साथ में वो अभी जिंदा है या वो डेड हो चुकी है, उसके लिए वायबिलिटी चेक करने के लिए होता है। उसके बेसिस पे पेशेंट को स्टेंट लगाने से या उसके बाईपास सर्जरी करने से बेनिफिट होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड करने से पहले ये जांच करवाई जाती है। अगर उसमें ब्लड परफ्यूजन सही है, मायोकार्डियम वायबल है, तो उसको स्टेंट करने पे या फिर बाईपास सर्जरी करने से फायदा होगा, नहीं तो मतलब बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। उस पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखा जा सकता है। तो मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन इमेजिंग हमारे पास बहुत ही रेगुलरली होती है और ये बहुत ही अच्छा टूल है जिसके बेसिस पे मरीज का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर लीवर की सिरोसिस ऑफ लीवर और ऐसी कई बीमारियां होती है, लीवर एनलार्ज हो जाता है, फिर कई स्टेज पर जाकर लीवर आजकल ट्रांसप्लांट होने लगा है जी। तो लीवर ट्रांसप्लांट में या लीवर की बीमारियों में भी कोई योगदान है न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट का? हाँ जी, हमारा जैसे हेपेटोसेलुलर कैंसर है, अब इसमें ये पता करना है कि लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। केवल एक ही लीजन है, उसको तो टारगेटेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं या लीवर ट्रांसप्लांट ही उसका डिसीजन करना है। तो उससे पहले कि शरीर में कहीं दूसरी जगह नहीं फैल गया है कैंसर, अगर दूसरी जगह फैल गया तो फिर उसको लीवर ट्रांसप्लांट करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले जितने भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का पेशेंट हैं या फिर सिरोसिस के पेशेंट हैं, तो उनमें कैंसर वाले पेशेंट में पेट स्कैन करके देखते हैं, दूसरे सिरोसिस वाले पेशेंट को, और ट्रांसप्लांट से पहले हेपेटोपल्मोनरी शंट करने के नाम से एक जांच होती है जो कि गामा कैमरा पे किया जाता है। उससे ब्लड सप्लाई, ब्लड के थ्रू इंजेक्शन लगा के कहीं ब्रेन में जो हम रेडियो ट्रेसर देंगे वो कहीं ब्रेन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उससे कई तरीके के मतलब प्रक्रिया के थ्रू हम ये बताते हैं कि हाँ ये पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए फिट है या नहीं है। आप बता सकते हैं एग्जैक्टली ट्रांसप्लांट सक्सेस होगा या नहीं होगा? हाँ, डिसाइड करने से पहले कि हाँ इसका करना चाहिए, इसका नहीं करना चाहिए, करने के बावजूद कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ऐसी स्टेज पहुंच गई है जी, ये आप डिटेक्ट करके बता सकते हैं। पहली अर्ली स्टेज में केवल कैंसर अगर लीवर में ही है तो उसका ट्रांसप्लांट करने का फायदा है। अगर उसके अलावा कहीं फैल गया तो फिर फैल गया, लंग्स में फैल गया तो फिर केवल लीवर ट्रांसप्लांट करने से उसका बहुत फायदा नहीं होगा। जी। अच्छा, लंग्स के कैंसर में भी कोई? हाँ, लंग्स के कैंसर में परफ्यूजन देख के अगर उसका सर्जरी करना है या फिर उसको कीमोथेरेपी लगाना है या रेडियोथेरेपी करना है, उसमें भी उसी तरीके से स्टेज के बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड करने में रेडियोथेरेपी प्लानिंग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जी। अच्छा, अब ये हार्ट और ये लिवर और ब्रेन, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी। आमतौर पर किडनी ट्रांसप्लांट होती है, किडनी फेल हो जाती है, कोई किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी की माँ बाप, किसी को बच्चा किडनी देते हैं। जी। किडनी दी जाए कि नहीं दी जाए, आदमी दे सकता है कि नहीं दे सकता है, लेने वाला उसका रेसिपिएंट जो है वो उसको लेने के बाद में उसको फायदा होगा नहीं होगा, इसकी जांच में, इसकी पड़ताल करने में कहीं कोई उपयोगिता है क्या न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की? जी, इसमें भी मतलब डोनर HLA टाइपिंग और वो सब ब्लड टेस्ट वो अलग होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली डोनर पेशेंट को, जो भी किसी को किडनी दे रहा है, उसकी दोनों किडनी अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, देने वाले की? हाँ, देने वाले की। तो उसका चेक करने के लिए हमारे पास एक DTPA रीनल स्कैन होता है कि दोनों किडनी कितना कितना % काम कर रही है, कितना उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, कि वो किडनी, एक किडनी किसी पेशेंट को डोनेट करना है तो बची हुई किडनी उसका अच्छे से काम करेगी नहीं करेगी, तो उसका GFR और परसेंटेज फंक्शन के बेसिस पे उसको एक किडनी दिया जाता है। तो उसके लिए भी हमारा डिपार्टमेंट DTPA रीनल स्कैन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जी। इसके अलावा भी क्या जो पौरुष ग्रंथि होती है उसमें भी कैंसर भी होता है, एनलार्ज भी होती है, उसकी वजह से कई परेशानियां होती हैं, उसमें कोई उपयोगिता है? जी, जैसे जैसे आदमी का मेल का एज बढ़ता है तो आजकल प्रोस्टेट कैंसर क्वाइट कॉमन कैंसर है, और एज के हिसाब से जैसे जैसे उनको पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है, कभी ब्लड आ जाता है, तो उसको जांच करके, और प्रोस्टेट कैंसर अगर डायग्नोज हो गया, किसी पेशेंट को दिक्कत होने के पर ही पेट स्कैन करके पता किया जाता है कि इसको है या नहीं है, देन हम लोग उसका PSA, सीरम PSA नाम से जांच होती है, उसमें डाउटफुल है या बहुत ही ज्यादा रेज्ड है सीरम PSA, उसके बेसिस पे भी आइडिया लग जाता है कि इसको कैंसर हो सकता है। लेकिन हमको साइट डिटेक्ट करने के लिए, प्रोस्टेट की बायोप्सी करने के लिए कि इस पर्टिकुलरली लोब से, इस जोन से अगर बायोप्सी करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और उसके
ऑलरेडी मतलब लोकलाइज्ड डिजीज है या स्प्रेड हो गया, इसमें हम एक गैलियम 68 या F18 लेबल PSA में पेट स्कैन करते हैं। वो F18 FDG जो कि जनरल ज्यादातर कैंसर के लिए यूज करते हैं उससे थोड़ा अलग है और वो केवल प्रोस्टेट के लिए स्पेसिफिक होता है जी। तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर पेशेंट को बहुत ही एक्सटेंसिव डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट करने से पहले कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी के बाद में इलाज किया जाता है। फिर भी अगर टेस्टिकुलर ऑर्किडेक्टोमी भी कर दिया जाता है, फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, पेशेंट को बोन पेन है तो बोन पेन पैलिएशन थेरेपी हमारे अंडर में होती है। और अगर दूसरी दवाइयों से, कीमोथेरेपेटिक ड्रग, हार्मोनल ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन हमारे पास PSMA, ल्यूटीशियम PSMA थेरेपी नाम से एक होती है, जिसमें हम बीटा रेज से कैंसर सेल्स को डेड करते हैं और उसका बीमारी को कंट्रोल करते हैं। उसकी जितना मतलब सर्वाइवल है उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। हो सकता है कि मरीज का कंप्लीट क्योर नहीं हो, लेकिन उसका जितना सर्वाइवल हम बढ़ा सकते हैं उतना उम्र बढ़ा सकते हैं, उम्र बढ़ा सकते हैं, मरीज की उम्र बढ़ा सकते हैं आप। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि जिसके बारे में नाउम्मीद हो जाते हैं लोग और कहते हैं कि घर ले जाइए, सेवा कीजिए, उसके लिए भी आपके पास उम्मीद की एक किरण है कि आप उस कैंसर की सेल्स को मार के बीटा रेज से, गामा रेज से उसको डिटेक्ट करके और विकिरण के माध्यम से न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करके उसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर साहब, बोन कैंसर एक अलग चीज है बिल्कुल जी। बोन कैंसर के मामले में क्या कोई उपयोगिता है न्यूक्लियर मेडिसिन की या अल्फा बीटा गामा रेज की? सर, बोन कैंसर जैसे ओस्टियोसर्कोमा, इविंग सर्कोमा नाम से बीमारियां होती हैं, जो कि वही जैसा पेट स्कैन में मैंने और चीजों के बारे में बताया, इसमें पहले पता करना पड़ता है कि भाई बीमारी कहां तक फैली हुई है। तो बेस्ड ऑन द स्टेज फिर उसमें ट्रीटमेंट डिसाइड करने में ही रोल है। पर्टिकुलरली बोन कैंसर में जो मेटास्टेटिक स्टेज होता है उसमें बोन पेन पैलिएशन वाला मैंने बताया, लेकिन जैसे इसमें पर्टिकुलरली किसी टारगेटेड थेरेपी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीजें हैं, बिल्कुल टारगेटेड चीजें भी मतलब अभी धीरे धीरे सामने आ रही है। ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होते हैं, इनका कोई इलाज इसमें होता है? ओस्टियोपोरोसिस का इलाज सर हमारे अंडर में नहीं होता है, सेपरेट चीज है जी, न्यूक्लियर मेडिसिन में नहीं है। हाँ। चलिए एक सवाल इससे अलग हटके कि जो ब्लड कैंसर होता है, खासतौर पे बोन मेरो इफेक्ट होती है उसमें, बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है बाद में। ब्लड कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया, बहुत सारी बीमारियां हैं जो मज्जा जो होती है हड्डी के अंदर जी, कहीं उससे मज्जा के बारे में वो जल जाती है, सूख जाती है, ऐसा देसी भाषा में लोग कहते हैं हम अपने लोग। तो क्या उस मज्जा के डिटेक्शन में या बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसमें भी कोई योगदान है आपकी डिपार्टमेंट? बोन मेरो ट्रांसप्लांट से पहले भी सेम जैसे लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट से पहले कुछ प्री रिक्विसाइट कंडीशन होती है कि इस पेशेंट का किडनी का फंक्शन ठीक होना चाहिए और कहीं दूसरी जगह बोन मेरो के अलावा कहीं दूसरी जगह बीमारी स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल माइलोमा जैसे पेशेंट को, लिम्फोमा वाले पेशेंट को बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उससे पहले कहीं बोन मेरो के अलावा भी और जगह बीमारी नहीं होनी चाहिए और बोन मेरो में भी एक्टिव बीमारी नहीं होनी चाहिए, उस समय इनएक्टिव चीजें होनी चाहिए। एक्टिव बीमारी के लिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट जल्दी से प्रिफर नहीं किया जाता है जी। इसको पूरा कंट्रोल करके, तो दूसरे ट्रीटमेंट से, कीमोथेरेपी से कंट्रोल करने के बाद में ही बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट से पहले लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंटों का पेट स्कैन करके चेक किया जाता है कि कहीं एक्टिव डिजीज का बर्डन ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई उम्र की सीमा है कि इतनी उम्र से ऊपर के बच्चों, आदमी में, मतलब कि बच्चों में नहीं दी जा सकती या बूढ़ों में नहीं दी जा सकती न्यूक्लियर? नहीं, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है। हमारे पास 1 साल का बच्चा, 6 महीने के बच्चे भी जिनको अगर कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, न्यूरोब्लास्टोमा, रेब्डोमायोसर्कोमा, विल्म्स ट्यूमर, तो ऐसे बहुत ही वो होते ही मतलब छोटे बच्चों में है। तो उम्र की कोई सीमा नहीं है? उम्र की कोई सीमा नहीं है। और उसके विकिरण से बच्चा ऐसा नहीं कि बड़ा होकर के वो विकलांग हो जाए या बड़ा होकर कोई, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, बीमारी को देखते हुए उन बच्चों का सर्वाइवल और उनका अगर क्योर डिटेक्ट करना, उम्र देख के, हेल्थ देख करके, हाँ, तो उसके लिए मतलब वो टेस्ट करना जरूरी है और इसमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में यूज किया जाता है, तो उसका इतना हार्म नहीं है जितना कि उसको उस बीमारी से मतलब दिक्कत है। आज हेलो डॉक्टर में हमने न्यूक्लियर मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर राम सिंह मीणा से बातचीत की। न्यूक्लियर मेडिसिन यानी कि आणविक ऊर्जा का एक नया स्वरूप जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य के जीवन की लॉन्गेटिविटी बढ़ाने के लिए, जीवन को नया करने के लिए
जो आणविक ऊर्जा विनाश की प्रतिध्वनि सुनाती थी, उसी आणविक ऊर्जा का मनुष्य ने, वैज्ञानिकों ने ऐसा नया रूप गढ़कर हमारे सामने पेश कर दिया है कि कैंसर हो या और कोई बीमारी, कोई ट्रांसप्लांट हो, कहीं पे भी हम रोग के निदान के लिए, उसे जांचने के लिए और उसके इलाज के लिए अल्फा, बीटा, गामा रेज और बहुत सारी बातें जो आपने सुनी अभी, उनके उपयोग से मनुष्य के जीवन को सुखमय बना सकते हैं, उसके दर्द को कम कर सकते हैं, उसकी आयु को बढ़ा सकते हैं और पूरी तरह क्योर भी कर सकते हैं बीमारी को। ये एडवांस स्टेज पूरी दुनिया में चंद जगह मौजूद है। इसमें राजस्थान में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक है, और इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, उम्र की कोई सीमा नहीं इलाज के लिए, और जांच करने के लिए भी उम्र की कोई सीमा नहीं। विकिरण बहुत कम होता है और उस विकिरण से ज्यादा फायदा होता है, जितना विकिरण होता है उससे ज्यादा नुकसान से ज्यादा फायदा होता है न्यूक्लियर मेडिसिन के इस उपयोग से। तो तेजी से बदलती दुनिया में रोज नए प्रयोग हो रहे हैं, रोज नई बीमारियां सामने आ रही हैं, मनुष्य लड़ रहा है, उसकी जिजीविषा उसे हर रोज कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ आधुनिक करने के लिए प्रेरित करती है, और यहीं से शुरू होती है हमारी पूरी यात्रा, जिसमें बीमारियों का इलाज भी शामिल है, जिसमें शांति के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग भी शामिल है, और विनाश के कितने भी बम बना लें हम, लेकिन मनुष्य के लिए, ये शांति के लिए आणविक ऊर्जा का उपयोग, इसके लिए नमन किया जाना चाहिए उन वैज्ञानिकों का जो निरंतर प्रयत्नशील हैं, नई नई खोज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं इन तकनीकों का, और एक्यूरेसी के बिल्कुल लेवल पर जाकर के, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो चीज डाली जाती है वो जिसमें जहां पर है वही जाकर एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और फिर उस पर गामा रेज या बीटा रेज या अल्फा रेज जो भी डालनी होती है वो डालते हैं। तो ये विकिरण के जरिए इलाज और निदान भी, अनुसंधान भी और इलाज भी, ये बहुत आगे तक जाएगा। प्रयोग, अनुसंधान और मानव सभ्यता के लिए बहुत काम आएगा। इस उम्मीद के साथ हेलो डॉक्टर में आज डॉक्टर राम सिंह मीणा का हम धन्यवाद अदा करते हैं। नमस्कार।